नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन मुद्दे और एजेंडे अलग अलग हैं। दूसरी बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव के नामांकन को लेकर है, जहां मध्य प्रदेश के कोटे से उम्मीदवारी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश यूपीएससी की लेटरल एंट्री को लेकर है, जहां विपक्ष के विरोध को लेकर भर्तियां रद्द कर दी गई हैं। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां अविश्वास प्रस्ताव के बाद नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी खतरे के घेरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। रायपुर में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस और भाजपा की बैठकों का दौर जारी है, जहां कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं। जहां बैठक में 24 अगस्त के प्रदर्शन और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं भाजपा में भी संगठन मजबूत करने और सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। वहीं बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस और भाजपा की बैठकों का दौर लगातार जारी है। जहां कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस विधायक शामिल हुए हैं। जहां बैठक में 24 अगस्त के प्रदर्शन और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं भाजपा में भी संगठन मजबूत करने और सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। वहीं बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय शेखर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर लगातार जारी है, दोनों ही पार्टियों के एजेंडे भले ही अलग अलग हों बैठकों को लेकर, लेकिन दोनों ही पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। किस तरह का अपडेट निकलकर सामने आया है? कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं बैठक को लेकर और भाजपा किस एजेंडे के तहत बैठक कर रही है? संजय जी। देखिए, कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व निर्धारित थी। पहले से सूचना थी कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और कांग्रेस भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। एकमात्र एजेंडा था जो विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, उस पे विधायक दल का रुख क्या हो। और बैठक में सारे विधायकों ने एक स्वर से देवेंद्र यादव के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। बैठक के बाद सभी विधायक सेंट्रल जेल पहुंचे और देवेंद्र यादव से मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि जेल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने केवल 5 लोगों को मिलने की अनुमति दी और उसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे समेत 5 लोगों ने उनके साथ मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद आज के विधायक दल की बैठक हुई है, उसके निर्णय को बताया गया। विधायक दल ने यह निर्णय लिया है कि सभी विधायक अपने अपने जिला मुख्यालय में जाकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ ही वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने जो कार्रवाई की है उसके विभिन्न पहलुओं को बताने का प्रयास करेंगे, आम जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे कि सरकार किस तरीके से देवेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। ये कांग्रेस का पक्ष होगा। दूसरा, 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में इस गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसके साथ ही राज्यपाल से भी कांग्रेस विधायक दल मुलाकात करेगा। तो कांग्रेस विधायक दल की ये
कुल मिलाकर के आज के बैठक का नतीजा रहा। दूसरी तरफ जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी की बैठक मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर के था। और इस बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान के जी जो राष्ट्रीय प्रभारी है, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, वो मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं किरण सिंह देव, वो मौजूद थे। और छत्तीसगढ़ के तमाम जो कोर ग्रुप से लेकर के निचले स्तर तक के तमाम पदाधिकारी, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सांसद, सभी लोग और पार्टी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। और सभी इसके साथ पार्टी जी ने सदस्यता अभियान की चर्चा की है। सबको लक्ष्य दिया जाएगा। अभी भी बैठक चल रही है, अभी संभाग वाइज बैठक हो रही है और सबको निचले कार्यकर्ता से लेकर के सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ की मुख्यमंत्री तक को भी टारगेट दिया जाएगा पार्टी की ओर से कि उनको कितनी सदस्यता अभियान के तहत करनी है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां अलग अलग एजेंडों के तहत बैठक कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से धोखे से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का मामला उठाया जा रहा है और आरोप भी लगाया जा रहा है कि धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि 2-3 नोटिस देने के बाद भी वह गिरफ्तार नहीं हुए थे और पुलिस में मिलने भी नहीं पहुंचे थे। तो ये भी बात निकलकर सामने आई है। देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या रूपरेखा रहती है। बहुत धन्यवाद संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी 11 राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी, जिनमें एक सीट मध्य प्रदेश से है। बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जिसके कारण इन नामों का ऐलान किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि केरल के जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, केरल से एक नाम निकलकर सामने आया है, जॉर्ज कुरियन का यह नाम है, जिन्हें राज्यसभा में भेजने का भी उन्हें भेजने के पूरे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं का नाम फाइनल मध्य प्रदेश के कोटे से किया जाएगा। इनके नाम कैसे चर्चा में आया और इन्हीं के नाम अगर मध्य प्रदेश का कोटा है तो केरल के कोटे, मतलब मध्य प्रदेश के कोटे से केरल के कोई नेता को भेजने का क्या औचित्य है और इन्हीं के नाम पर मुहर क्यों लगी? सत्यम, देखिए अभिनय, निश्चित तौर पर आज जॉर्ज कुरियन का नाम जो है शामिल हो सकता है। केंद्रीय मंत्री भी है जॉर्ज कुरियन, पशुपालन, डेयरी और जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री इस समय जॉर्ज कुरियन को बनाया गया है। पहली बार है ईसाई मंत्री को अल्पसंख्यक विभाग दिया गया। वही पर देखिए जॉर्ज कुरियन केरल से संबंधित है, लेकिन जॉर्ज कुरियन 19 साल की उम्र से बीजेपी की सदस्यता लेकर बैठे हैं और कई पदों पर भी रह चुके हैं जॉर्ज कुरियन। इससे पहले वो अल्पसंख्यक में उपाध्यक्ष के तौर पर थे, जो युवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक युवा है उसमें भी उपाध्यक्ष के पद पर तौर पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी दक्षिण में यात्रा कर रहे थे तो कहीं उनके ट्रांसलेटर के तौर पर जॉर्ज कुरियन काम कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तब जॉर्ज कुरियन ने भी केंद्रीय मंत्री की शपथ ली थी। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, तो ऐसे में 6 महीने का एक वक्त रहता है जब किसी न किसी भी चाहे राज्यसभा में का सदस्य बनाया जाए या फिर लोकसभा में जीत कर आए। तो फिलहाल राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश में सीट खाली हुई है और ऐसे में जॉर्ज कुरियन का नाम लगभग तय हो गया। कहीं तो इनका नाम भी चल रहा है कि जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा सदस्यता के लिए मध्य प्रदेश से भेजा जा रहा है। हालांकि लगभग तय जो भी राज्यसभा सदस्य के लिए मध्य प्रदेश से जाएगा, क्योंकि लोकसभा सीट जो गुना से खाली हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद और मंत्री बनने के बाद, तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो भी बीजेपी जिसका भी ऐलान करेगी नेता का, उनका जीतना लगभग तय ही रहता है। अगर कांग्रेस ने ये कोई भी नाम नहीं उतारा सामने तो निश्चित तौर पर जॉर्ज कुरियन अपनी जीत के लिए ही पहले से ही घोषित कर दी जाएगी। कल लास्ट डेट है चूंकि नामांकन दाखिल करने की और 27 तारीख अब लास्ट डेट है नामांकन वापस लेने की, यानी कि जो 26 तारीख थी उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अवकाश घोषित किया है, जिसके चलते 27 तारीख को निर्वाचन आयोग ने डेट बढ़ा दिया नाम वापसी की। लेकिन नाम लगभग
तय माना जा रहा है। जॉर्ज कुरियन ही राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं। चूंकि केंद्र में वो मंत्री भी है, ऐसे में उनको ही राज्यसभा के लिए गुना से बनाया जाएगा। ऐसा ये भी माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जॉर्ज कुरियन को भी जो सदस्यता के रूप में भेजा जा रहा है। और नाम ये भी माना जा रहा था कि जयंत मलिया, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे अनेक बड़े नेता ऐसे नाम थे जिन्होंने अपने राज्यसभा के लिए अपने नाम लगभग राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे थे, जिनका नाम मांगा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा भी हो सकते हैं, पार्टी के नेता हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बाहरी नेता जो अपने जॉर्ज कुरियन केरल के रहने वाले हैं, हालांकि बीजेपी की सदस्यता 1980 से इनके पास है। जब समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता बीजेपी जनता दल सोच करके बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब ये शामिल हुए, तब इनकी बड़ी खिचखिची हुई थी 19 साल की उम्र में। उसके बाद लगातार बीजेपी की सदस्यता लेकर बैठे थे और काम भी कर रहे थे, कई पदों पर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जॉर्ज कुरियन का नाम लगभग तय हो चुका है। थोड़ी देर बाद जो घोषणा होगी वो भी हो सकती है और कल ये नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल सत्यम, जिस प्रकार से जॉर्ज कुरियन का नाम निकलकर सामने आया है, आपने बताया कि यह मंत्री अभी वर्तमान में हैं और जैसा कि इनके पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, तो इन्हें राज्यसभा के तौर पर इन्हें भेजा जाना इनका लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो मध्य प्रदेश से कई नाम निकलकर, जो आपने नाम बताया कि जयभान सिंह पवैया और केपी यादव और नरोत्तम मिश्रा, इस तरह के नाम भी निकलकर सामने आ रहे थे, तो क्या यही वजह रही कि मध्य प्रदेश के कई जो नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्हें नेतृत्व मिला हुआ है, प्रतिनिधित्व उनका काफी है? सरकार को लगता है कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व लगभग काफी है, सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश का, इसी को लेकर शायद जो केरल से मंत्री हैं जॉर्ज कुरियन, उनको भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश से। सत्यम? नहीं अभिनव, देखिए अभिनय, बात ये रहती है कि जैसे मध्य प्रदेश से नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा था, जयभान सिंह पवैया का भी नाम चल रहा था, केपी यादव जो लोकसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जिन्होंने छोड़ी थी और जो 2019 में जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, ऐसे माना जा रहा था कि आपसी गुटबाजी शायद ना हो, इस वजह से जो बाहरी नाम है उनको तय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब दक्षिण में यात्रा हो रही थी तो उनके ट्रांसलेटर यानी अनुवादक के तौर पर भी जॉर्ज कुरियन काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उन्होंने जो मंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी ये माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से जॉर्ज कुरियन को सदस्यता के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य ही बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव तो हो चुके हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना जा सकता है। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट गुना से खाली हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद। तो निश्चित तौर पर जॉर्ज कुरियन को इसलिए भी लिया गया होगा कि आपसी गुटबाजी मध्य प्रदेश में हो। अभी इनका, क्योंकि बीजेपी के पास कई अभी विभाग होते हैं, कई पद होते हैं मध्य प्रदेश, तो ऐसे में जो अन्य नेता है उनको वो भी पद और विभाग दिए जा सकते हैं, उनको जिम्मेदारी या जवाबदारी दी जा सकती है। लेकिन जॉर्ज कुरियन चूंकि मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, ऐसे में उनका राज्यसभा में सदस्य होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है 6 महीने के अंदर, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसे में जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की में जिस तरह से गुना की सीट उसमें देने का निश्चित तौर पर ये लिया गया है। और जॉर्ज कुरियन आज से भी कई वर्षों से 1980 से बीजेपी के पार्टी के रहे, और केरल में अगर बीजेपी को मजबूत करना है तो जॉर्ज कुरियन को कहीं न कहीं आगे लाना पड़ेगा। और ऐसे में मंत्री पद भी उनको दिया गया, पशुपालन मंत्री है, डेयरी मंत्री है, इसके साथ मत्स्य विभाग में मंत्री है और अल्पसंख्यक के डेयरी मंत्री है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जॉर्ज कुरियन को भेजा ही जाएगा। अभी लगभग नाम तय हो गए हैं, हो सकता है औपचारिक घोषणा थोड़ी ही देर बाद हो जाए, क्योंकि कल जो है नामांकन भरने की आखिरी डेट है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस अपना नामांकन किसी भी पार्टी को नहीं उतारती है, हालांकि कांग्रेस उतारेगी भी तो उससे कोई होना जाना नहीं है, हार का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास संख्या बल खूब है बीजेपी के पास। तो ऐसे में इनका जाना तय, अगर कांग्रेस नहीं उतारती है तो निर्विरोध इनकी जीत हो जाएगी और जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा सदस्य के लिए चुन लिया जाएगा। बिल्कुल, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। जॉर्ज कुरियन काफी वरिष्ठ नेता हैं, इनका प्रतिनिधित्व जैसा कि उन्हें राज्यसभा में बढ़ाया जाएगा, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। देखना होगा औपचारिक घोषणा कब तक की जाती है। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।
चले रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा और पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लेटरल एंट्री का पहले ही विरोध जता चुके हैं और कह चुके हैं कि मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। वहीं भर्ती रद्द होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगने पर बोले कि सरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। यूपीएससी की लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा और पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लेटरल एंट्री का पहले ही विरोध जता चुके हैं। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती करा रही है, ऐसा बयान राहुल गांधी की ओर से पूर्व में आया था। जहां भर्ती रद्द होने के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सियासत गर्मा रही है। पूर्व में भी राहुल गांधी की ओर से आरक्षण खत्म करने को लेकर और इस तरह के कई आरोप सरकार पर लगाए गए थे और विरोध बढ़ता देख अभी वर्तमान में और फिलहाल के लिए सरकार ने इस लेटरल एंट्री भर्ती पर रोक लगा दी है। इसे किस प्रकार से देखते हैं? कि जिस तरीके से लेटरल भर्ती के द्वारा यहाँ 45 पदों को भरा गया था, जिसको लेकर डीएसपी चीफ मायावती और इसके साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल थे उन्होंने इस पर निशाना साधा था। तो वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस पर निशाना साधा था कि जिस तरीके से सरकार लेटरल एंट्री के द्वारा जो पद भर रही है ये कहीं ना कहीं जो गलत है, यह संवैधानिक प्रक्रिया का हनन है, इसी को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा। तो वहीं डीएसपी चीफ मायावती ने भी इस पर जो है निशाना साधा था। उन्होंने सीधे सीधे कहा था आरक्षण खत्म करने की एक प्रथा है, सरकार की कूट रचित ये रचना है जिससे वो आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है और लेटरल एंट्री के द्वारा ये महत्वपूर्ण पद जो भरे जा रहे हैं वो संवैधानिक पदों को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने जैसा है। यह लगातार मामला गर्माता जा रहा था और क्योंकि इसको लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए थे, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसको प्रमुखता से उठाया, वहीं राहुल गांधी ने भी प्रमुखता से उठाया। तो मायावती का जो पहला ट्वीट था या एक्सप्रेस जो पोस्ट था उससे कहीं ना कहीं सरकार को घेरने जैसा था। उसके बाद विपक्षी दलों ने भी इस बात को घेरना शुरू कर दिया था। अब आज जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए जो लेटर एंट्री की भर्ती थी जिसमें 45 पदों को भरा गया था उन पर रोक लगा दी गई है। तो यह विपक्ष की तरफ से जो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था उसका जो मुद्दा था वो खत्म हो गया है। लेटरल एंट्री में जिस तरीके से पद भरे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, चाहे संयुक्त सचिव के हों, सचिव के हों, उसमें महत्वपूर्ण पद होते हैं और ये आईएएस लेवल के पद होते हैं। इस तरीके से इनकी भर्ती जो की जाती है उससे यह प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरों से भी बाहर होती है। और इसके साथ ही साथ आरक्षण का मुद्दा खासकर डीएसपी चीफ मायावती ने उठाया था कि लेटरल एंट्री के द्वारा जो 45 पद भरे गए हैं इसमें एससी और एसटी ओबीसी के पदों का हनन हुआ है, जो आरक्षण के जरिए से उन्हें मिलने वाले हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। महत्वपूर्ण पदों को तरीके से नियुक्त दिए जाना यह सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। जी जैसा कि प्रशांत आपने बताया कि लेटरल एंट्री में जो किसी क्षेत्र का जो ज्ञाता है या उसको उस चीज का लगभग और बड़ा अनुभव है, आईएएस और जो संयुक्त सचिव या जो इस विभाग में जो बड़े पद होते हैं उसमें इस प्रकार की भर्तियां होती हैं। लेकिन अगर इसमें विशेषज्ञों को भर्ती किया जा रहा है, चाहे वह किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी
समाज से आता हो, इसमें अगर विशेषज्ञों को भर्ती किया जा रहा है तो इसमें आपत्ति कहां है? अगर वह SC ST OBC से होगा तो भी वह भर्ती होगा, विशेषज्ञ अगर वो उस क्षेत्र का है, इसमें आपत्ति कहां है? और इसे आरक्षण को खत्म करने से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? प्रशांत। देखिए अभिनव, जिस तरीके से मामला गर्म हुआ लेटरल एंट्री को लेकर, जिस तरीके से नियुक्तियां दी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं मंशा इसीलिए उठ रही थी क्योंकि इसमें SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करके सीधी भर्ती ली गई थी। सीधी भर्ती में भी वह लोग थे जो सामान्य वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठना लाजमी हो गया था और इसीलिए सबसे पहले बीएसपी चीफ मायावती ने इस पर निशाना साधा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर निशाना साधा, अन्य जितने भी बड़े दल थे उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार को लगा कि अगर इस तरीके से मुद्दा गर्म होता है तो आने वाले समय में जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होना, हरियाणा में चुनाव होना, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा था। लोकसभा 2024 का जो परिणाम यहाँ देखा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, उससे कहीं ना कहीं यह एक तरीके की मंशा भी थी और ये कहीं ना कहीं लग भी रहा था कि आने वाले समय में कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरीके से यहाँ मुद्दा बनाया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि जिन 45 पदों पे भर्ती की गई उसमें SC ST के लोग नहीं थे, यानी कि जो आरक्षण भरना था वो पूरा नहीं किया गया। या जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाती तो निश्चित तौर से इतना विरोध नहीं होता, खासकर चाहे वो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव हो और इसके साथ ही बीएसपी चीफ मायावती हो, उन्होंने लेटर भर्ती में खासकर आरक्षण घोटाले को लेकर बात उठाई थी। आरक्षण घोटाले के बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो निश्चित तौर से कैंसिल कर दी गई है, लेकिन अब इसकी नई तरीके से प्रक्रिया होगी, उसमें जो विशेषज्ञ हैं उनको भर्ती किया जाएगा। देखिए अभी जो प्रक्रियाएं होती थी उसमें पहले से जो एक एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी किया जाता था और उसके बाद भर्तियां की जाती थी। भर्तियों में भी जो नॉट फॉर सुटेबल का एक जो यहाँ फार्मूला अपनाया गया उसमें भी विरोध हुआ। अभी हाल में 69,000 भर्ती उत्तर प्रदेश में उसमें आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ। तो ये सब जो मसले हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल संभालने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा काम है और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि मायावती ने कहीं ना कहीं संतुष्टि दिखाई दी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आरक्षण को जो खत्म करने जैसी ये जो बातें हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से आगे ना हो तो बेहतर होगा। बिल्कुल, विपक्ष के हंगामे के बाद, विपक्ष के विरोध के बाद कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान को देखते हुए सरकार ने भयभीत होकर इस तरह भर्तियों को ही अभी फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। देखना होगा कि आगे जो प्रक्रिया निकलकर सामने आती है उसमें किस प्रकार से प्रक्रिया को बदलकर किया जाता है भर्ती। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अगली खबर पर चलते हैं। नगर पालिका टीकमगढ़ के 19 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर कुल 19 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर दफ्तर में सभी पार्षदों ने बयान दर्ज किए हैं। बता दें कि नगर पालिका टीकमगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार अध्यक्ष हैं, जिसमें 27 में से 14 पार्षद कांग्रेस के जीते थे। भाजपा के 10 और 3 पार्षद निर्दलीय चुनाव जीते थे, जिसके कार्यकाल के 2 साल पूरे होते ही 19 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जहां सभी पार्षदों के एक-एक कर बयान दर्ज किए गए हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीति गर्मा गई है। वहीं देखना होगा कि अगर नगर पालिका का नया अध्यक्ष टीकमगढ़ से कौन बनता है। इस पार्षदों ने एक साथ नगर पालिका टीकमगढ़ अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक के खिलाफ अविश्वास लगाया है। ये जनहित का विषय था। नगर पालिका की 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है, जनता इतनी त्राही जनता के पीछे मची हुई थी। हर व्यवस्था, मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पिलाने जैसी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को जब वो नहीं कर पाए, हम लोगों को मजबूरी में उनके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों से, उनके काम करने के तौर तरीके से असंतुष्ट होकर हम सभी 19 पार्षदों का अविश्वास लगाया है। आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको जो दिशा निर्देश प्रशासन के होंगे उस हिसाब से हम लोग क्रम में आगे चलेंगे। प्रक्रिया जो हमारी ओर से थी वो हमने कर दी है। प्रशासन हमें जो निर्देशित करेगा, जो जिस दिन नोटिस जारी जो भी प्रक्रिया होती है वो होती जाएगी, उस क्रम में चलते जाएंगे। जो कानून के दायरे में आएगी वो करेंगे। आप लोगों को और नगर के सभी नागरिकों को पूरी जानकारी है कि नगर पालिका में काम बाधित हो गए हैं और जो अध्यक्ष महोदय की काम करने की पद्धति और शैली है उसमें नगर पालिका की पूरी जनता और पूरे पार्षद असंतुष्ट और रोष व्याप्त है और कई ऐसे काम हैं कि भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसे
हम लोगों ने ये कहा है कि नगर की जनता के हित में सभी पार्षदों ने, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, हम लोग सभी पार्षद मिलकर बढ़िया आगे काम करेंगे। नगर पालिका टीकमगढ़ के 19 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर कुल 19 पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऋषि अवस्थी संवाददाता टीकमगढ़ से जुड़े हुए हैं। ऋषि, 2 साल का कार्यकाल इंतजार क्यों किया गया अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था, और इतनी बड़ी संख्या में जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं, इसके बाद नया नगर पालिका अध्यक्ष कौन हो सकता है? ऋषि जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2 साल का जो वेट किया गया, 2 साल का जो इंतजार किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लगाने की एक समय सीमा तय की गई है सरकार के द्वारा, जो 2 साल की अवधि में के बाद ही लग सकता है। और रही नगर पालिका के नए अध्यक्ष की बात, तो भाजपा से भी लगातार नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं और कांग्रेस से भी लगातार नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं। दोनों ही पक्षों ने मिलकर निश्चित किया है कि मेन जो है शहर का विकास जरूरी है, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष बैठे चाहे भाजपा का अध्यक्ष बैठे, लेकिन शहर का विकास जरूरी है। बिल्कुल, विकास तो जरूरी है ही, लेकिन अभी ऐसा वर्तमान में कांग्रेस में ही ऐसा क्या हो गया कि जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस में अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए? कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनका यह कहना है कि अध्यक्ष फोन नहीं उठाते हैं, अध्यक्ष मिलते नहीं है, अध्यक्ष के किसी काम का कहो तो अध्यक्ष सुनते नहीं है, और अध्यक्ष जी के पास जाओ तो अध्यक्ष जी मतलब सही बर्ताव नहीं करते हैं, उनके वार्डों के कामों को प्रस्तावित नहीं करते हैं, और लगातार उन लोगों का मतलब अनदेखी की जा रही है कांग्रेस के पार्षदों का कहना है अध्यक्ष जी के द्वारा। बिल्कुल, अध्यक्ष बनने के बाद आंख मूंद कर अध्यक्ष बैठ गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अविश्वास पार्षदों ने जताया है। बहुत धन्यवाद ऋषि आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।